हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे गेट प्रैक्टिस सेशन के बारे में हम देखेंगे। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में गेट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, तो अब इस सीरीज़ में हम कुछ गेट के प्रैक्टिस सेशंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। विदाउट डिले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो ये हमारा जो है ये गेट 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो उसके बारे में हम जो बायोटेक्नोलॉजी गेट बायोटेक्नोलॉजी के ये क्वेश्चंस हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा ये, मैच द मीडिया कंपोनेंट कॉलम 1 विथ इट्स रोल। तो जो हमारा ये है, इसमें मीडिया कंपोनेंट 1 है, कॉलम 1 में हमारे कुछ कंपोनेंट दिए हुए हैं और उनका रोल क्या है कॉलम 2 में, उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो जो पहला कॉलम है वो हमारे कुछ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं और उनका जो रोल है, मतलब उनका क्या रोल है वो इन्होंने पूछा हुआ है। पहला है सुक्रोज, जिंक क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट एंड सिलिकॉन। तो एज वी नो, हम जो जानते हैं, जो हमारा सुक्रोज होता है वो कार्बन सोर्स होता है। कोई भी मीडिया कंपोनेंट जब हम सेल कल्चर या कुछ भी हम करते हैं तो उसमें जो हमारा सुक्रोज होता है वो यूज होता है एज अ कार्बन सोर्स। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें, जो सुक्रोज है वो कहाँ जाएगा, कार्बन सोर्स पे। तो ये हम चारों ऑप्शंस में से जिसमें हमारा P3, तो ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें P3 है ही नहीं। तो ये बचा हमारा दो ऑप्शन C और D, P3 दोनों में है। अब सेकंड पे जाते हैं हम, जिंक क्लोराइड। तो अगर आपको जिंक क्लोराइड याद हो, ZnCl या जिंक वगैरह जो हमारे यूज होते हैं वो एज अ ट्रेस एलिमेंट की तरह यूज होते हैं मीडिया कंपोनेंट में। कोई भी हम मीडिया यूज करते हैं तो उसमें जिंक वगैरह जब हम यूज करते हैं, जिंक क्लोराइड, वो ट्रेस एलिमेंट की तरह यूज होते हैं। तो क्यू हमारा जाएगा फोर्थ पे। तो Q4, तो इसमें हमारा Q4 नहीं है, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया, बचा हमारा लास्ट ऑप्शन। तो देखिए आप दो ही ऑप्शन से आप ये आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं और अपने फाइनल आंसर तक जा सकते हैं। तो फिर हमारा जो Q का 4 हो गया ट्रेस एलिमेंट, तो वो हमारा इसी ऑप्शन में, बाकी ऑप्शन में नहीं। हम और देख लेते हैं जस्ट क्लियरिटी के लिए। अमोनियम सल्फेट जो हमारा यूज होता है वो नाइट्रोजन सोर्स यूज होता है मीडिया कंपोनेंट में। तो अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन, और जो सिलिकॉन ऑयल होता है वो एंटी फॉर्मिंग एजेंट, जो हमारे फॉर्म्स बायोरिएक्टर वगैरह में बनते हैं मीडिया में, उसको ब्रेक करने के लिए सिलिकॉन ऑयल यूज होता है। तो हमारा पहला जो हो गया वो सुक्रोज एज अ कार्बन सोर्स, जो हमारा ZnCl है, जिंक क्लोराइड, वो ट्रेस एलिमेंट। अमोनियम सल्फेट जो हमारा है वो किसके लिए यूज होता है, नाइट्रोजन सोर्स इन मीडिया में। और जो सिलिकॉन होता है वो एंटी फॉर्मिंग एजेंट, वो हमारे जो फॉर्म्स बनते हैं उनको ब्रेक करता है। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा डी। हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी है। नेक्स्ट, द 18 क्वेश्चन का क्या है, द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन लैम्डा फेज। उन्होंने क्या पूछा है, द न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन लैम्डा फाज। जो हमारा लैम्डा फाज वायरस होता है उसमें उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है। तो अगर आपको पता हो, जो हमारा लैम्डा फाज होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा लैम्डा फाज है हमारे बैक्टीरिया को मतलब इन्फेक्ट करता है। लैम्डा फाज तो ये बैक्टीरिया को मतलब इन्फेक्ट करता है, और जो लैम्डा फाज का जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ये कुछ मतलब डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चंस पूछा है कि मतलब जीनोम क्या होता है, साइज या किसको इन्फेक्ट करता है। तो ये आपको माइंड में अपने याद करना होगा कि लैम्डा फाज जो है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA कंटेनिंग वायरस है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। जो लैम्डा फाज है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं आंसर 1 इसका होगा। बैक्टीरियो जो फाज लैम्डा है, फाज लैम्डा इज अ डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरियम ई कोलाई। तो जो हमारा लैम्डा फाज होता है, जो हमारा ये वायरस, वो बैक्टीरिया ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है। तो ये स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि ये हमारा लैम्डा फाज का जीनोम है, पूरा स्ट्रक्चर है। तो ये जो हमारा ये इसके बीच में है ये DNA है, इसका डबल स्ट्रैंड DNA, ये बीच में इसके हेड में पैक्ड है DNA। और इसका ये जो हमारा हेक्सागोनल टाइप का है ये इसका हेड है, और उसके नीचे जो है ये नेक है। उसके नीचे हमारे जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स है वो कॉलर है, और उसके बीच में सीड्स हैं, कॉलर सीड, और एंड में ये हमारा जो है ये टेल्स है। इसके थ्रू वो बैक्टीरिया को अटैच करता है और इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। और नीचे का बेस प्लेट है ये भी जाकर के अटैचमेंट में हेल्प करता है। तो ओवरऑल ये हमारा जो लैम्डा फाज डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है जो ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है। तो हमारा आंसर हुआ आंसर ए। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स आर करेक्ट। इसमें क्या पूछा है, जो हमारे एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स, उसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं एक एक स्टेटमेंट को। पहला जो है वो, ऑन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड ओनली टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसमें कह रहे हैं अनकॉम्पिटिटिव जो इनहिबिटर्स होते हैं वो ओनली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे बाइंड होते हैं। तो अगर आपको पता होगा
जो हमारे इनहिबिटर्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो जो हमारे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं पहले उनको देखते हैं, वो आसान होता है मेरे याद करने में, समझने में। जो हमारे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो सेम साइट्स पे बाइंड करते हैं जहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करता है। तो जो हमारा आर ऑप्शन है वो सही हो गया। अब आर तो हमारे 3 में है, तो हम कैसे एलिमिनेट करें? हम एक एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 3 ऑप्शन फिर भी बचते हैं। अब हम देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है वो सेम जो हमारा एंजाइम का एक्टिव साइट होता है जिस पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, वहाँ पे वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी जाकर के बाइंड करता है और कम्पीट करता है। तो ये आर ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड ओनली एट डिफरेंट साइट्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट। हाँ, ये भी क्लियर है कि जो हमारे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करते हैं, अदर देन एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं। तो हमारा जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो डिफरेंट साइट्स पे बाइंड करेगा अदर देन सबस्ट्रेट। तो क्यू और आर, क्यू आर हमारा किस ऑप्शन में है? सी एंड डी में। तो हमारा जो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया वो ए भी हमारा एलिमिनेट हो गया, बचा आपके पास 2 ऑप्शन सी एंड डी। ये स्ट्रेटजी है कि आप कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको 2 आंसर्स आ रहे हैं या कभी कभी तो आपका आंसर हो जाता है, बट इन केस इसमें तीनों में मतलब अभी हमारा 2 ऑप्शन है तो हमें देखना होगा। अब हम पी पे जाते हैं, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड ओनली द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो इसमें देखो हमारा कंफर्म हो गया, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा वो सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करेगा, एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा। जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा वो हमारा अदर देन एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा, मींस आइदर वो ईएस कॉम्प्लेक्स पे बाइंड कर सकता है या एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर सकता है। लेकिन जो हमारे अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो ईएस कॉम्प्लेक्स पे जाकर के ही बाइंड करते हैं। अभी हम देखेंगे डायग्राम में। तो ये हमारे एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स बनता है उस पर जाकर के बाइंड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो हमारा ऑप्शन होगा पी क्यू आर, ये तीनों सही है। तो हमारा जो पी क्यू आर है ये हमारे लास्ट ऑप्शन में है, लास्ट जो हमारा ऑप्शन है डी। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो गया वो डी हो गया। जो हमारा इसका आंसर है वो डी है। तो ये डायग्राम है, इसके थ्रू हम समझ सकते हैं इनहिबिशन मैकेनिज्म्स। तो जो हमारा पहला है वो सबस्ट्रेट कैन नॉर्मली बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो जो पहला हमारा ये एंजाइम है ये उसका सबस्ट्रेट है, ये एक्टिव साइट पे आकर के सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है। सेकंड केस क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। जब हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आकर आ जाता है तो सबस्ट्रेट को नहीं बाइंड करने देता है, खुद बाइंड कर जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट हमारा बाइंड नहीं हो पा रहा है और जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है वो आकर के एक्टिव साइट पे एंजाइम के बाइंड कर गया। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स मिमिक सबस्ट्रेट एंड कॉम्पीट फॉर एक्टिव साइट्स। तो जो हमारे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो सबस्ट्रेट की जैसा मिमिक करते हैं, कि एंजाइम को लगता है कि वो सबस्ट्रेट ही है, एकदम सेम एज अ मिमिक्री करते हैं और एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं और सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं अल्टर कन्फर्मेशन ऑफ एंजाइम सो एक्टिव साइट इज नो लॉन्गर फुल्ली फंक्शनल। तो इसमें हम देखें जो हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है वो एंजाइम्स के एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर रहा है, मींस एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं कर रहा है, बट ये एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करके क्या होता है कन्फर्मेशन चेंज कर देता है। जब कन्फर्मेशन चेंज हो गया तो इसका एक्टिव साइट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया और सबस्ट्रेट से फिट नहीं होता है, तो ये साइट्स को चेंज कर देते हैं और एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करते हैं, एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो हमारा आंसर था उसका वो डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट जो है मैच द कंपोनेंट, ये हमारा मैच द कॉलम है। इसमें यूकैरियोटिक सेल्स के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं और उनके रिस्पेक्टिव फंक्शंस दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं वन बाय वन मतलब इनका फंक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस को सॉल्व करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो पहला है हमारा लाइसोसोम्स। एज यू नो लाइसोसोम जो हमारा होता है वो डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स। तो इसमें हमारा जो ये ऑप्शन हो जाएगा, अभी इसमें 2 में हमें मतलब लाइसोसोम्स और पैराक्सीसोम्स। तो अभी 2 ऑप्शन है तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं पैराक्सीसोम्स। तो जो हमारे पैराक्सीसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स। जो पैराक्सीसोम्स होते हैं वो डिटॉक्सिफाई हार्मफुल कंपाउंड्स को करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्यू का 2 हो गया, क्यू का 2 हो गया। अब जो पी है 1 है, पी का लाइसोसोम्स डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डिग्रेड करता है, डाइजेस्ट करता है लाइसोसोम्स, इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। तो पी का 1 हो गया और क्यू का 2, पी का 1 क्यू का 2 ये हमारे एक ही ऑप्शन में है। लेकिन हम फर्दर मतलब क्लियरिफिकेशन के लिए हमने और भी देख लेते हैं। जो ग्लाइऑक्सीसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं? कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड टू शुगर्स। जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं उनको शुगर में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, जो हमारे ग्लाइकोऑक्सीसोम्स होते हैं। तो आर का 3 इसमें है, बाकी में नहीं है। यस का 4 साइटोस्केलेटन को हमें मतलब पता ही है कि जो हमारे होते हैं वो सेल मोटिलिटी में इन्वॉल्व रहते हैं, सेल मूवमेंट में, मोटिलिटी में। तो साइटोस्केलेटन का जो फंक्शन हो गया वो क्या है? इन्वॉल्वमेंट इन सेल मोर्टेलिटी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो पहला ऑप्शन सही हो गया, यस का 4।
और R का 3, Q का 2 और लाइसोसोम्स का 1, P का 1। तो हमारा जो ऑप्शन सही हुआ वो आंसर ए है। देखते हैं फर्दर। हाँ, जो हमारा आंसर है वो आंसर ए है। और ये हमारा टाइप, ये हमारा सेल ऑर्गेनल है, उसका जो फंक्शन है उसका एक टेबल है। हम ब्रीफ में देख लेते हैं, और भी अगर इस बार जो गेट में और भी डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में उनका फंक्शन पूछ सकते हैं, माइट भी। तो प्रीवियस जो पूछा है वो इस बार नहीं पूछेंगे। तो जैसे हम देखते हैं अदर सेल ऑर्गेनल्स और उनके फंक्शन को। जो सेल मेम्ब्रेन होता है हमारा, वो एनिमल और प्लांट्स में पाया जाता है। ये कंट्रोल करता है पूरे ऑर्गेनल्स को, पूरी एंटर्स को, बॉडी को। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारा जो भी कोई माइक्रोमोलिक्यूल्स है वो एंट्री करता है, एग्जिट करता है, उसको ये मेंटेन करता है। मीन्स किसको अंदर पास करना है सेल्स के अंदर, किसको नहीं, वो ये इसको कंट्रोल सेंटर की तरह, उसको डोर की तरह बनाता है। और जो हमारा सेल वाल है वो प्लांट सेल्स में पाया जाता है, सेल वाल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो क्या है, द एरिया आउटसाइड ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन का बाहरी एरिया है वो सेल वाल होता है। इट इज अ स्टिफ स्ट्रक्चर दैट हेल्प सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द इनसाइड ऑफ सेल्स। ये सेल्स को प्रोटेक्ट करने में और सपोर्ट करता है और उसके स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है सेल वाल। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है होता है, क्या उसको बोलते हैं, नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल और मेयर ऑफ द टाउन। तो इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल। सेल्स का ये ब्रेन होता है क्योंकि ये ऑर्गेनल्स को कंट्रोल करता है सेल्स के, और जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में ही स्टोर होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, मेक अप ऑल द लिविंग मटेरियल्स इन अ सेल एक्सेप्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को छोड़ दिया जाए तो जो पूरा हमारा जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो सेल्स को बनाता है वो उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा पावर हाउस ऑफ सेल होता है, ये एटीपी बनाता है और पावर हाउस एनर्जी करेंसी की तरह प्रोवाइड करता है सेल्स को एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट, वैक्यूल्स, अ ऑर्गेनल दैट स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट इन अ सेल एंड हेल्प गेट रिड ऑफ वेस्टेज। इसको बोलते हैं वेयर हाउस। मीन्स ये फूड को स्टोर करता है, वाटर को स्टोर करता है, वेस्ट को भी स्टोर करता है और उसको रिमूव भी करता है और सेल्स को फूड प्रोवाइड करता है। तो ये फूड बेसिकली फूड स्टोरेज में हेल्प करता है वैक्यूल। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो हमारा होता है प्लांट्स में पाया जाता है, ये ग्रीन होता है, ओवल शेप होता है, ऑर्गेनल्स है दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। तो जो क्लोरोप्लास्ट है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो हमारा राइबोसोम्स, राइबोसोम्स ऑर्गेनल है दैट प्रोड्यूस प्रोटीन्स फॉर सेल्स। जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन को बनाते हैं जो सेल्स के लिए मेंटेन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बनाता है। तो ये हमारे ऑर्गेनल्स हो गए और उनका फंक्शन हो गया। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा गेट और CSIR में। नेक्स्ट है, इन एनिमल सेल्स द इंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड mRNA साइलेंसेस जीन एक्सप्रेशन बाई। तो इन्होंने क्या पूछा है इस गेट में, mRNA के बारे में पूछा है कि जो mRNA हमारे होते हैं जो इंडोजीनियसली मीन्स एनिमल सेल्स के अंदर वो सिंथेसाइज होते हैं इटसेल्फ, उनका फंक्शन क्या है, वो कैसे इनहिबिट करते हैं, उनका इनहिबिशन मैकेनिज्म क्या है, जीन साइलेंस कैसे करते हैं। तो वह अगर आपको पता हो जो mRNA होते हैं वो बेस पेयर करते हैं 3' UTR रीजन पे। किस पे करते हैं, 3' UTR रीजन पे ऑफ स्पेसिफिक mRNA। मीन्स ये mRNA को क्लीव करते हैं बाय बाइंडिंग ऑफ 3' UTR। तो जो हमारा इसका ऑप्शन होगा वो पहला ही होगा। मीन्स जो हमारे mRNA होते हैं, माइक्रो RNA, वो बेस पेयर करते हैं mRNA से 3' UTR रीजन पे बाइंड करके और हमारा mRNA को क्लीव कर देते हैं। मीन्स वो फर्दर मेच्योर नहीं होता है और ट्रांसलेशन में नहीं जा पाता है। तो ये जो इनहिबिट करते हैं mRNA को 3' UTR रीजन पे इनहिबिट करते हैं। बाकी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, जो हमारा टर्पिनॉइड्स आर मेड अप ऑफ यूनिट्स। जो हमारे टर्पिनॉइड्स होते हैं वो किस यूनिट से मिलकर बने होते हैं, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, आइसोप्रीन और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। तो जो अगर आपको पता हो जो हमारे टर्पिनॉइड्स होते हैं वो किस क्लास के हैं, ये हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आते हैं। जो हमारे टर्पिनॉइड्स होते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आते हैं। तो जो ये बने होते हैं ये आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बने होते हैं। क्या है आइसोप्रीन यूनिट, ये 5 कार्बन मेंबर रिंग होता है और ये कंप्लीट ये मिल करके ये टर्पिनॉइड्स को बनाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो गया 22 का, टर्पिनॉइड्स और मेड अप ऑफ आइसोप्रीन यूनिट, इसका आंसर जो हो गया वो सी हो गया। मीन्स ये आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में। तो जो आंसर सी है ये हमारा टर्पिनॉइड्स जो होते हैं आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बने होते हैं। टर्पिनॉइड्स आल्सो नोन एज आइसोप्रीनॉइड्स। तो टर्पिनॉइड्स को आइसोप्रीनॉइड्स भी बोला जाता है। आर क्लास ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक केमिकल्स डिराइव फ्रॉम 5 कार्बन कंपाउंड आइसोप्रीन। तो जैसा हमने बात किया कि आइसोप्रीनॉइड्स होते हैं ये नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो ड्राइव होते हैं 5 कार्बन कंपाउंड आइसोप्रीन एंड इट्स डेरिवेटिव कॉल्ड टर्पीन्स, डाइटर्पीन्स एंड मैनी मोर। तो ये होते हैं जो
डिफरेंट क्लासेस होते हैं, डाइटरपीन्स, टेट्राटरपीन्स, एस्क्यूटरपीन्स, ये डिफरेंट क्लास के होते हैं और ये आइसोप्रोपेन यूनिट से मिलकर के बने होते हैं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट मैच द कॉलम है, ये हमारा फिर ये माइक्रोबियल प्रोडक्ट हैं। इस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में और सेकंड में उनके एप्लीकेशंस हैं। तो जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, बहुत सारे वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो ये बायो प्रोसेस की कैटेगरी में आता है, मीन्स ये जो गेट में आया हुआ है ये बायो प्रोसेस का पोर्शन है। तो पहला जो हमारा प्रोडक्ट है माइक्रोबियल प्रोडक्ट वो मीथेन है, सेकंड ग्लाइकोलिपिड, और जो थर्ड है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोएट है। तो हम देखते हैं वन बाय वन इनका एप्लीकेशन क्या है। मीथेन जो हमारा यूज़ होता है वो आपको पता होगा, ये बहुत ही मतलब मोस्टली बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है मीथेन्स का, आपको पता होगा बायोफ्यूल्स के रूप में, बहुत सारे इलेक्ट्रिक में, एसी में, जब आप इससे लाइट जला सकते हैं, एसी को चला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, डिफरेंट बायोफ्यूल्स, डिफरेंट जो कार्स होते हैं उसके में एज अ बायोफ्यूल की तरह यूज़ होता है। तो पहला जो हमारा पी है वो पी का 3। अब पी का 3 हमारे किस ऑप्शन में है, ए और बी में हमारा है ही नहीं, तो ए बी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत ईजिली से। अब हमारा जो सी और डी में हमारा पी का 3, हमारे सी और डी ऑप्शन बच जाते हैं। अब सेकंड हम जाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स जो हमारा है वो बायोप्लास्टिक्स तो होगा ही नहीं, तो बचा ऑप्शन बायोसर्फेक्टेंट्स। तो हमारे जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो यूज़ होते हैं बायोसर्फेक्टेंट की तरह यूज़ होते हैं। तो क्यू का 1 हमारे इस ऑप्शन में, लास्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, थर्ड भी एलिमिनेट हो गया, बचा हमारा लास्ट ऑप्शन। तो आपने देखा कि 2 ही ऑप्शन से आपके आंसर्स हो गए। तो बहुत ही आसान होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, 1-2 ऑप्शंस तो आप इजीली कर सकते हैं। तो मेथेन हमारा बायोफ्यूल, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं बायोसर्फेक्टेंट की तरह यूज़ होते हैं, जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोएट होते हैं वो एज अ बायोप्लास्टिक यूज़ होते हैं। तो हमारा आर का 2, पी का 3 और क्यू का 1। तो पी का 3 मीन्स जो मीथेन है बायोफ्यूल, और क्यू का 1 बायोसर्फेक्टेंट जो हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोएट होते हैं बायोसर्फेक्टेंट तरह यूज होते हैं, और ग्लाइकोलिपिड बायोसर्फेक्टेंट तरह। तो इसका जो हमारा आंसर हो गया वो डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि जो मीथेन, ग्लाइकोलिपिड्स और उसके बारे में, क्योंकि वो फर्दर और डिटेल में भी पूछ सकते हैं। जो मीथेन होता है वो ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड फ्लेमेबल गैस होता है। जो मीथेन है वो ऑर्डरलेस, कलरलेस, फ्लेमेबल गैस होता है। इट इज़ यूज प्राइमरली एज अ फ्यूल टू मेक हीट एंड लाइट। तो जो हमारा मीथेन होता है वो प्राइमरली जो यूज होता है एज अ फ्यूल की तरह, बायोफ्यूल यूज होता है टू मेक हीट एंड लाइट। इट इज़ आल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक केमिकल्स। ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाने के लिए भी ये यूज होता है। मीथेन कैन बी फॉर्म बाई डीके ऑफ नेचुरल मटेरियल्स एंड इज कॉमन इन लैंडफिल्स, मार्सेस, सेप्टिक सिस्टम्स एंड सीवर्स। जो हमारे सेप्टिक सिस्टम, सीवर्स, मार्सेस वगैरह होती हैं, लैंडफिल्स, ये उसमें डीके नेचुरल मटेरियल्स में पाया जाता है। मीन्स वहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फर्दर हम हीट और लाइट तरह और बायोफ्यूल तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आप याद रखना कि बायोफ्यूल तरह यूज़ हो रहा है मीथेन बहुत ज़्यादा। फिर सेकंड जो हमारा ग्लाइकोलिपिड्स, जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो सर्फेक्टेंट की तरह यूज़ होते हैं। रेंज ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में ये बायोसर्फेक्टेंट की तरह यूज़ होते हैं, मेड अप ऑफ शुगर, पोलर ग्रुप एंड लिपिड ग्रुप्स। तो जो ये ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो शुगर्स जो पोलर ग्रुप्स होते हैं उससे, और लिपिड्स के जो ग्रुप होते हैं हाइड्रोफोबिक, उससे मिलकर के बने होते हैं। और दिस डाइवर्स ग्रुप ऑफ सर्फेक्टेंट इंक्लूड्स रेमनोलिपिड्स, सोफ्रोलिपिड्स इंक्लूडिंग देयर डेरिवेटिव्स। तो जिसके कुछ क्लासेस हैं वो रेमनोलिपिड्स और सोफ्रोलिपिड्स जो हैं वो बायोसर्फेक्टेंट में यूज होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोएट, PHA इसको बोलते हैं, इज अ बायोप्लास्टिक एंड सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू सिंथेटिक प्लास्टिक्स। जो हमारे सिंथेटिक प्लास्टिक बहुत सारे यूज हो रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा डिग्रेड नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन और सब जगह प्लास्टिक्स, उसको अल्टरनेटिव मतलब उसके जगह पे इसको यूज़ किया जा रहा है। ये क्यों? क्योंकि ये बायोप्लास्टिक से मतलब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, सस्टेनेबल है मीन्स इकोसिस्टम को हार्म नहीं करता है, इको फ्रेंडली है, और ये इजिली डिग्रेडेबल है मीन्स डिग्रेड हो जाता है। PHA कैन बी इंटायरली सिंथेसाइज्ड यूजिंग वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंजाई। तो जो हमारे PHA होता है पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्केनोएट जो है वो बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई की तरह प्रोड्यूस किया जा सकता है। आजकल ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है, मीन्स बहुत सारे लैब्स और कंपनीज इस पर काम कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये बायोप्लास्टिक्स की तरह यूज होता है। तो थैंक यू गाइस, जो हमारा ये सेशन रहा आज का गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का, ये आपको मतलब देख करके ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और मैंने कोशिश किया कि आपको समझाने का, और 1 बाय 1 जो भी ऑप्शंस थे मैंने उनको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं फर्दर जो भी आपकी क्वेरी है, और फर्दर आप जो भी टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं या जो भी आपको समझ में नहीं आया है। तो अगर ये आपको लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।